आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन के बारे में। आर्टिकल जो 14 है इसके हमने क्या पढ़ने हैं, एक्सेप्शन पढ़ने हैं। और आर्टिकल 14 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बारे में हमें बताता है। और इसका आज हम एक्सेप्शन देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या रहने वाले हैं, अपवाद क्या रहने वाले हैं आर्टिकल 14 के। तो इसका जो एक पहला एक्सेप्शन है, किसका? आर्टिकल 14 का। वो एक्सेप्शन कहाँ पर मेंशन किया गया है? मेंशन किया गया है आर्टिकल 361 के अंदर। अब ये जो पहला एक्सेप्शन है उसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे और पढ़ेंगे कि ये एक्सेप्शन है क्या है और किस बारे में बात करता है। ये बात करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स is not answerable to any court for his or her अब ये दो चीजें हैं यहाँ पर। ये दो चीजें क्या है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर है, अगर हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्य के जो भी गवर्नर है, राज्य के जो राज्यपाल है, ये किसी भी कोर्ट के लिए, ये क्या है, ये किसी भी कोर्ट के लिए क्या है, आंसरेबल नहीं होने वाले, उत्तरदायी नहीं होने वाले। इनके द्वारा अगर किसी भी तरह का अपने कार्यकाल के समय में, अपनी जिस समय ये ड्यूटी कर रहे होंगे या अपने टेन्योर के समय में, टेन्योर का मतलब है जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उस समय से लेकर जब तक वो क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, अगर इनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और किसी भी तरह की ड्यूटी परफॉर्म की जाती है या अपने ऑफिस में किस तरह का कार्य करते हैं, या पर्सनल कैपेसिटी वर्क के बारे में हम बात नहीं कर रहे, या पर्सनल क्या कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके ऑफिस में रहते हुए वो ऑफिस का जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर वो किसी तरह की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, किसी तरह की ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, इस तरह के काम के लिए कोई भी कोर्ट उनसे जवाबदेही नहीं मांग सकता, या उनकी कोई भी जवाबदेही किसी कोर्ट के लिए नहीं है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो काम कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो कर सकते हैं। अगर उन्हें नहीं करना तो वो भी उनकी अपनी मर्जी है। कोई कोर्ट ये नहीं पूछ सकता कि भैया आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्या है आपके पास, कौन बता रहा है, एक्सेप्शन बता रहा है आपके पास, कौन सा? आर्टिकल 14 का ये एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 361 के अंदर मेंशन है। और दूसरी चीज इसी में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास जो सेकंड चीज रहने वाली है उसको मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूं यहाँ पे। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स can be instituted against प्रेसिडेंट और गवर्नर। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर ऑफिस, हिज और हर ऑफिस। अब यहाँ पे आपने जो सेकंड चीज है वो भी ध्यान में रखना कि किसी भी तरह का क्रिमिनल केस, अगर क्रिमिनल केस है जैसे कि कोई मर्डर का मामला है या किसी और तरह का मामला है, हत्या का मामला आ जाता है या किसी और तरह का क्रिमिनल एक्ट है, अगर राष्ट्रपति और जो हमारे राज्य के जो गवर्नर है उनके अगेंस्ट में इस तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई आपराधिक मामला भी है तो उस आपराधिक मामले को भी
कंटिन्यूड नहीं किया जाएगा। ये चीज याद रखना कि अगर किसी तरह का आपराधिक मामला उनके खिलाफ चल रहा है तो उस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट शुरू नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक और चीज है, और क्या रखना, और आपने ध्यान रखना कि उनके लिए इम्प्रिजनमेंट, जो आपके पास जेल में आपने डालना या इम्प्रिजनमेंट जो रहेगा आपके पास, अगर उनके द्वारा क्रिमिनल ऑफेंस किया जा रहा है तो उनके लिए किसी भी तरह की जेल में उनको डालने का कोई भी प्रबंध नहीं है। ये भी क्या आएगा, ये भी किस में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। किसकी? आपके पास आर्टिकल 14 की। तो ये आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब मैं इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हटा देता हूँ, नीचे वाले हिस्से को आप लिख सकते हैं। अब एक इसके बाद यहाँ से जो अगला पॉइंट है इसी एक्सेप्शन में, ये क्या आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब ये पॉइंट आपके पास क्या है, इसको मैं किसी और चीज से लिख लेता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से कई बार पेपर में भी सवाल आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है? सिविल प्रोसीडिंग का मतलब है कि जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इस तरह के मामले की जांच शुरू करवाई जा सकती है राष्ट्रपति के अगेंस्ट में। तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखिएगा, सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट, पी से प्रेसिडेंट लिख लेता हूं मैं और जी से गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर हिज और हर एक्ट इन पर्सनल कैपेसिटी। ये चीज आपने यहां पे ब्रैकेट में डाल देना, नॉट फॉर ऑफिस से रिलेटेड। इसको भी थोड़ा साफ कर देता हूं मैं यहां पे। आफ्टर गिविंग टू मंथ प्रायर नोटिस। अब ये वाली चीज थोड़ी समझने वाली है। अब ये चीज क्या कह रही है, ये थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ बोला जाता है कि हाँ, सिविल प्रोसीडिंग राष्ट्रपति और गवर्नर के अगेंस्ट में शुरू की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना कि आप यहाँ ये गलती ना करें। क्या गलती ना करें कि अगर उनके द्वारा, अब मैंने यहाँ लिखा है पर्सनल कैपेसिटी, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पर्सनल कैपेसिटी लिखा है। अगर इनके द्वारा कोई पर्सनल मामलों में लेकर कोई मुद्दा है, उससे रिलेटेड ही इनके अगेंस्ट में क्या की जा सकती है, सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर कोई मुद्दा इनका ऑफिस से रिलेटेड है तो उस मुद्दे में कोई भी आपके पास सिविल प्रोसीडिंग यहां पर शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में इनके द्वारा कुछ किया गया है तो, और ये ऑफिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, इनके काम काज से इसका कोई लेना देना नहीं है, उस मामले में इनके अगेंस्ट में किसी भी तरह की सिविल प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं की जाएगी। और जब आप सिविल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे राष्ट्रपति और गवर्नर के अगेंस्ट में, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस के बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ही क्या हो पाएगा, प्रोसीडिंग आपके पास शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के तौर पर, कि मान लीजिए कि कभी आपने क्या किया हो कि अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपके पास कोई गलती से राष्ट्रपति बन गया और आपने क्या किया हो, कभी उसको 1 लाख रुपए दिए हो। अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं, अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये क्या है, पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया पैसा है आपके द्वारा उनको, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपका पैसा वापस नहीं दे रहे, अब वो राष्ट्रपति भी बन गए। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको कोर्ट के माध्यम से नोटिस भिजवा सकते हैं। और नोटिस में भी क्या लिखना पड़ेगा कि हे महामहिम राष्ट्रपति जी, आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, अब आप इस गरिमा पद पर बैठे हुए हैं,
तो आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपको और बहुत सारे वेतन और भत्ते भी मिल रहे हैं, और वेतन में सैलरी आ जाएगी, भत्ते भी मिल रहे हैं, आपके पास और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो एटलीस्ट आप जो मेरे रुपए हैं जो आपने मुझसे उधार मांगे थे, आज मुझे इसकी आवश्यकता है, तो आज मुझे वापस आप इसे लौटा दीजिए। तो इस तरह का क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस के लिए भी कितना समय मिलता है, 2 महीने का समय मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये किस चीज का है, ये है आपके पास यहाँ पर पर्सनल कैपेसिटी में, कि इनके द्वारा पर्सनल कैपेसिटी में कोई ये काम किया गया है। अगर ऑफिस वर्क होगा, ऑफिस से रिलेटेड किसी भी चीज का प्रोसीडिंग आप शुरू नहीं कर सकते, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है। ये आपने यहाँ पे समझ लीजिएगा इस चीज को। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। कौन सा? पहला एक्सेप्शन है किसके अंदर? आर्टिकल 361 के अंदर। अब इसके बाद इसी आपके पास अनुच्छेद 14 का जो सेकंड एक्सेप्शन है, वो सेकंड एक्सेप्शन किस में लिखा गया है? वो एक्सेप्शन है आपके पास, वो लिखा गया है आर्टिकल 361 के ए के अंदर मेंशन किया गया है। इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा पहले आपको समझा देता हूं। यहां पर क्या होता है कि अगर हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, या आपके पास लोकसभा या राज्यसभा है, संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगर हमारा हाउस चला हुआ है, चाहे लोकसभा चल रही हो चाहे हमारी राज्यसभा चल रही हो, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें साथ में, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। अगर बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद है और बहुत सारों में नहीं है, ज्यादा तौर पर ऐसे राज्य जहां पर आपके पास आपको सिंगल विधानसभा ही मिलेगी। अगर उनका आपके पास क्या हो रहा है, उनका सदन चल रहा है, और उस सदन की रिपोर्टिंग चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे रेडियो हो या टेलीविजन हो, अगर उस पे ट्रू आपके पास क्या कर रहा है, कोई जो न्यूज है वो ट्रू है। ट्रू किस बेस पे है? कि जो सदन की कार्यवाही है, उस कार्यवाही को उसी तरह से क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है किसी रेडियो पे, किसी टेलीविजन पे और किसी न्यूज़पेपर के अंदर। तो उस दिखाने वाले चैनल पे या उसकी रिपोर्टिंग करने वाला कोई भी आदमी है, अगर ट्रू रिपोर्टिंग है, ऐसा नहीं है कि जैसे बोला गया, अगर सदन में बोला गया कि महिलाओं को 1500 मिलेंगे और बाहर दिखा दिया कि महिलाओं को मिलेंगे 2500, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, ये तो ट्रू नहीं है। तो अगर ट्रू रिपोर्टिंग कर रहा है कोई भी व्यक्ति या कोई भी मीडिया का चैनल, तो वो किसी भी कोर्ट के लिए सिविल और क्रिमिनल केस उस पे नहीं किया जा सकता। ये एक्सेप्शन है किसका? आर्टिकल 14 का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in respect of true publication in न्यूज़पेपर, यहाँ ब्रैकेट में आप टीवी भी लिख सकते हैं, और साथ में रेडियो, इन न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे आपके पास, आप इसको पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, और साथ में आप क्या लिख सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। समझ में बहुत सरल है
कि ये एक्सेप्शन है, और पेपर में ध्यान रखिएगा आर्टिकल किसके अंदर है, आर्टिकल 361 के क्लॉज ए के अंदर है। और ये क्लॉज ए सरल भाषा में ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन ट्रू रिपोर्टिंग करता है, सदन के अंदर की कार्यवाही को सही तरीके से प्रस्तुत करता है, तो उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का सिविल और क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। आई थिंक ये क्लियर है। अगर आपने ये अच्छा यहाँ लिख लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, इसके बाद अगला जो एक्सेप्शन है, अगला एक्सेप्शन है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 105 के अंदर। किसके अंदर है बेटा? आर्टिकल 105 के अंदर है जो एक्सेप्शन है। अगला जो एक्सेप्शन रहेगा, अब यहां पर क्या रहता है, जरा इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 105 क्या कहता है? 105 के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट है जो हमारी है, उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा, उस सदन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है और किसी भी बिल के लिए वोट करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। और अगर वो वहां पे कुछ बोलेगा, एनीथिंग वो वहां पे बोलेगा और वोट देगा, उसके लिए उस पे किसी भी तरह का क्रिमिनल और आपके पास सिविल प्रोसीडिंग वहां पे शुरू नहीं की जा सकती। जनरली यहाँ पर अगर आप देखा गया है तो आपकी बुक में जो लिखा है वो सिर्फ प्रोसीडिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये ध्यान में रखना। और ये आर्टिकल आपके पास बार बार आ जाता है 105 के अंदर। 105 के अंदर क्या है कि वो अगर कुछ भी क्या करेगा, कुछ भी बोलेगा, कहां पर? सदन के अंदर। और किसी को भी वोट देगा, कहां पर? सदन के अंदर। उसके लिए वो आपके पास उसके ऊपर अगर उस तरह का काम करता है, बोलता है, जैसे कई बार मर्यादा से परे भी आदमी को बोल देते हैं कई बार संसद के अंदर, तो अगर वो बोल भी ले और वोट भी दे दे, तो ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं हो सकता। यहां लिखेगा नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any court for he or she, यहाँ पे लिखेंगे सेट और वोट। ऐसे आपने थोड़ा लिख लेना है कि अगर उसके द्वारा कुछ भी बोला जाता है और उसके द्वारा वोट दिया जाता है, कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके लिए वो कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है। मतलब उसको वहां कहीं पेश नहीं होना, उसके अंदर किसी भी तरह की प्रोसीडिंग इस तरह के मामले में शुरू नहीं की जा सकती। ये भी किसके अंदर है? ये आपके पास एक्सेप्शन कहां पर है? आर्टिकल 105 के अंदर है। इसी से मिलता जुलता क्या है, अगला एक्सेप्शन है वो क्या है, वो कहां पर है? वो है आर्टिकल 194 के अंदर। अब 194 जो आपके पास आर्टिकल है 194 है, उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर आपने एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट की जगह पर क्या आ जाएगा? यहां पर बेटा, यहां पर आ जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा का कोई भी सदस्य है, अगर वो कुछ भी कहता है और कहीं पर भी वोट देता है अपनी मर्जी से, लेकिन संसद के अंदर या जैसे कमेटी की मीटिंग होगी या फिर किसी बिल के रिगार्डिंग वोट दे दिया, तो अगर ऐसा वो करता है तो इसके लिए उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह की प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती। ये भी क्या है आपके पास? जनरली एक्सेप्शन है किसका? आर्टिकल 14 का। और ये कौन से आपके पास? 105 और 194। और ये पेपर में बड़े भारी आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्या है? आर्टिकल 105 और सेकंड क्या है आपके पास? 194। दोनों में ध्यान रखना, पहले वाला किसके बारे में बात कर रहा है? संसद के बारे में, संसद के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में। और सेकंड किसके बारे में बात करता है? जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर रहेंगे उसके बारे में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इसको आप लिख सकते हैं सेट, और यहां पे आपने वोट लिख लीजिएगा। लिख लिया होगा आपने।
अप टू 1 लिख लीजिए। ओके, अब उसके बाद जो इसका अगला एक्सेप्शन है वो क्या है, वो है आर्टिकल 31 का सी। जनरली वह कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये एक्सेप्शन में है क्या, कहना क्या चाहता है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, जहां पर आपके पास आर्टिकल 31 सी कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट, ये लाइन बहुत बार आती है। यहां पर होता क्या है, आर्टिकल 31 सी क्या पावर करता है या क्या पावर देता है। आर्टिकल 31 सी ये बोलता है कि जो आर्टिकल 39 है, 39 का बी और 39 का सी, ठीक है जी, कौन सा, सॉरी, आर्टिकल 39 का बी और आपके पास आर्टिकल 39 का सी, इसमें कुछ भी चीज लिखी है, वॉट एवर रिटन इन द आर्टिकल 39 बी एंड वॉट एवर रिटन इन द आर्टिकल 39 का सी, अगर ये जो चीजें लिखी गई किसके अंदर, आर्टिकल 39 के अंदर और आर्टिकल 39 के बी और क्लॉज सी के अंदर जो चीजें लिखी गई है, अगर यहां पर स्टेट, स्टेट क्या समझिएगा बेटा, आर्टिकल 39 के बी के अंदर और 39 सी के अंदर जो चीजें लिखी गई है, और स्टेट क्या करता है, स्टेट अगर क्या करेगा, लॉ बनाएगा इन चीजों को क्या करने के लिए, इन चीजों पर और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। समझ लीजिएगा बेटा, क्या है कि आर्टिकल 31 सी क्या कह रहा है, 31 सी कह रहा है कि जो ये है आपके पास, ये किसके अंदर आते हैं बेटा, जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, कि जो चीजें आपके पास आर्टिकल 39 के बी क्लॉज में लिखी गई है और 39 के सी क्लॉज के अंदर लिखी गई है, अगर राज्य क्या बनाता है, इस पे कानून बनाता है और इसको लागू करता है, और लागू करने के बाद अगर ये क्या करते हैं, इट इज वायलेटिव, अगर आपके पास वायलेटिव किसको करेंगे, अगर ये अनुच्छेद 14 को क्या करेंगे, उसका वायलेशन करेंगे, तो इस केस में आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट पाया गया या वायलेशन करता हुआ पाया गया किसका, फंडामेंटल राइट का, वो क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड, उस फंडामेंटल सॉरी उस लॉ को हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं नल एंड वॉइड, वो खत्म हो जाता है वो लॉ। लेकिन अगर आर्टिकल 39 के बी और सी में स्टेट के द्वारा कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया, और वो क्या किया जा रहा है, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, और उसकी वजह से आर्टिकल 14 में कोई प्रॉब्लम आती है या आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, तो यहां पर जो कानून बनाया जाएगा उसको नल और वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। यही पावर कौन दे रहा है, आर्टिकल 31 का सी। इसका मतलब क्या है, अगर आप 39 के बी में और सी क्लॉज में अगर कानून बना रहे हैं, अगर वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर भी रहा है, तो भी उसे हम नल एंड वॉइड, उसको हम डिक्लेयर नहीं करने वाले। ये किसके अंदर मेंशन किया गया है, ये किसकी एक्सेप्शन है आपके पास, आर्टिकल 14 की। ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए यहां क्या लिखा जाता है, आर्टिकल आपके पास जहां पर है, यहां पे जहां पे लिखा गया है आर्टिकल 31 सी कम्स इन, और आर्टिकल 14 यहां पर क्या होगा, यहां पर बाहर चला जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे कोई ये भी एक्सेप्शन में आ जाता है, अगर कोई फॉरेन का एम्बेसडर आ रहा है भारत के अंदर, या किसी यूएन की कोई एजेंसी के मेंबर्स आ रहे हैं भारत के अंदर, तो वो भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से परे रखे जाते हैं, वो भी किसके एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी आप लोग ये पूरी पिछली स्लाइड भी देख सकते हैं अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। आपको और समय दे देता हूँ, मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। फिर